टुडे वी डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक फोर्स। पहले तो हम मैग्नेटिक फोर्स के सोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आइए पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जान लेते हैं। और ये जानने के लिए पहले तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का रिवीजन कर लेते हैं जो हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था। हम जानते हैं कि किसी भी अगर सोर्स चार्ज हो कैपिटल क्यू, तो ये कैपिटल क्यू के अराउंड एरिया में नियर बाई स्पेस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। और दो चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसी इंटरेक्शन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में देख सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन वेक्टर पर डिपेंडेंट है और वेक्टर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है, हम जानते हैं 1/4πε0। यहाँ ε0 परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, Q/r²। और ये r जो है वे हमारा स्पेस के कोई पे भी पॉइंट से हमारे सोर्स चार्ज का डिस्टेंस है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे वेक्टर r, पोजीशन वेक्टर r है, उनकी डायरेक्शन में होती है। और हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दूसरे किसी भी टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाता है और ये फोर्स को दिया जाता है F = ये भी वेक्टर क्वांटिटी है Q/E, यानी कि Q यहाँ मैं 1/4πε0 पहले लिख देता हूँ, Q/r², यानी कि यह टेस्ट चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये तो हम जानते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट सबसे पहले माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस किया था और बाद में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने उसकी फेमस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के यूनिफिकेशन की बात है, वो थियरी में ये फील्ड को उसने ज़्यादा इनकॉर्पोरेटेड किया था। जैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेडी हो या मोशन में हो, यह उसके अराउंड के एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। और हम जानते हैं कि अगर दो या दो से ज़्यादा चार्ज हो तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अकॉर्डिंग ऐड होता है। वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। लेकिन कभी भी इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रेस्ट में हो, यानी कि स्टेडी चार्ज हो, तो स्टेडी चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। लेकिन अगर वो चार्ज मोशन में हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता ही है, साथ साथ में एडिशन में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स के बारे में हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है इलेक्ट्रिक चार्ज, मोशन में हो या रेस्ट में हो। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट किया जाता है। ये फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है और पोजीशन वेक्टर पर डिपेंड करता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड है, उनका सोर्स मूविंग चार्जेस है, यानी कि करंट। ये करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। यानी कि स्टेडी चार्ज हो तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, लेकिन चार्ज मोशन में हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगा ही, साथ साथ में एडिशन में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ही है और थोड़ा सा उससे डिफरेंट भी है, और वो वेक्टर फील्ड है और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ओबे करता है। अब हम किसी चार्ज अगर मोशन कर रहा है तो उन पर लगने वाले टोटल फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स, दोनों फोर्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। मान लो कि हमारे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ER और मैग्नेटिक फील्ड BR दोनों प्रेजेंट है और कोई चार्ज Q v वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है और टाइम t पर उनकी पोजीशन, यानी कि उनका लोकेशन वेक्टर r से डिनोट किया जाता है। और ये चार्ज जो v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है वो दोनों फील्ड यहाँ स्पेस में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे केस में ये चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड का फोर्स लगेगा। और ये जो
टोटल फोर्स है उसे लॉरेंट्ज़ फोर्स कहा जाता है। ये हेनरी लॉरेंट्ज़ नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। उन्होंने ये एम्पियर और दूसरे साइंटिस्टों के एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट का डिटेल में स्टडी करके दिया था और यह फोर्स को लॉरेंट्ज़ फोर्स बोला जाता है। और लॉरेंट्ज़ फोर्स F इज इक्वल टू होता है F इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पर लगने वाला फोर्स प्लस F मैग्नेटिक यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से लगने वाला फोर्स। यह दोनों फोर्स मिलाकर जो टोटल फोर्स हमें मिलता है ये लॉरेंट्ज़ फोर्स कहा जाता है। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स के से लगने वाला फोर्स तो चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यानी कि QE। लेकिन साथ साथ में जो ये मैग्नेटिक पार्ट से लगने वाला फोर्स है वो चार्ज टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली नहीं होता, चार्ज टाइम्स उनकी वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड की क्रॉस प्रोडक्ट आती है यानी कि V क्रॉस B। ये ऐसे दिया जाता है यानी कि हम ये फॉर्मूला से देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है यानी कि ये टोटल लॉरेंट्ज़ फोर्स का ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो हम पहले से ही जानते हैं, लेकिन उनका जो मैग्नेटिक पार्ट है ये Q, उनकी वेलोसिटी V और मैग्नेटिक फील्ड B तीनों पर डिपेंड करता है। अगर ये चार्ज की साइन नेगेटिव होगी तो ये फोर्स भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। और ये फॉर्मूला से हम आसानी से देख सकते हैं कि ये फोर्स वेलोसिटी डिपेंडेंट है यानी कि चार्ज की वेलोसिटी V इज इक्वल टू 0 होगी तो ये मैग्नेटिक फोर्स का ये मैग्नेटिक पार्ट 0 होगा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का कोई फोर्स नहीं होगा। यानी कि ये सिर्फ मोशन करते हुए चार्ज पर ही लगता है यानी कि चार्ज रेस्ट में हो तो उन पर कोई फोर्स नहीं लगता। और ये फॉर्मूला से हम आसानी से देख सकते हैं कि ये फोर्स V क्रॉस B यानी कि चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की क्रॉस प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। यानी कि ये फोर्स की डायरेक्शन V और B को जो कंटेन करने वाला प्लेन है उसी प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन की डायरेक्शन में होगी। और ये डायरेक्शन हम जानते हैं, हमने क्लास 11 में पढ़ा है राइट हैंड स्क्रू रूल। ये V क्रॉस B की यानी कि दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन ये राइट हैंड स्क्रू रूल से दी जाती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स की डायरेक्शन ये V और B के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में होती है। और अगर V और B सेम डायरेक्शन में हो यानी कि पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो ऐसे केस में ये मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है। यानी कि अगर चार्ज मोशन कर रहा है तो उन पर लगने वाला टोटल फोर्स यानी कि लॉरेंट्ज़ फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स दिया जाएगा। ये Q को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ब्रैकेट में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस V क्रॉस B। यहाँ V चार्ज की वेलोसिटी और B मैग्नेटिक फील्ड है। हम मैग्नेटिक पार्ट के बारे में बात करें तो FM इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। ये क्रॉस प्रोडक्ट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ QVB साइन थीटा और उनकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में होगी। यहाँ थीटा V और B के बीच में लगने वाला एंगल है। ये फॉर्मूला में जो लॉरेंट्ज़ फोर्स का मैग्नेटिक पार्ट है उसकी फॉर्मूला में मैग्नेटिक फील्ड के SI यूनिट को डिफाइन करने में भी हेल्प करती है। इसलिए मैं ऐसे ये फॉर्मूला को लिख देता हूँ, सिर्फ ये स्केलर फॉर्म में लिखता हूँ QVB साइन थीटा का तो कोई यूनिट है नहीं तो यहाँ FM इज इक्वल टू QVB। अगर हम ये सारे का सारा जो क्वांटिटी है एंटिटी ये सभी को यूनिट ले ले यानी कि फोर्स भी 1 यूनिट यानी कि 1 न्यूटन, चार्ज भी 1 यूनिट यानी कि 1 कूलम और वेलोसिटी भी 1 यूनिट यानी कि 1 मीटर पर सेकंड। सभी के सभी M के इसमें 1 न्यूटन 1 कूलम और 1 मीटर पर सेकंड। तो हमें जो B का यूनिट मिलेगा वो भी 1 यूनिट SI डेफिनेशन में 1 यूनिट मिलेगा। और हम ये फॉर्मूला पर से आसानी से लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू F अपॉन QV।
अगर ये सारा का सारा 1 यूनिट लिया जाए तो मैं कह सकता हूँ कि किसी भी 1 कूलम चार्ज जो 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मोशन कर रहा हो और अगर उस पर लगने वाला फोर्स 1 न्यूटन हो तो उसी फोर्स को 1 SI यूनिट मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। अगर कोई चार्ज 1 कूलम चार्ज 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा हो और उन पर लगने वाला फोर्स अगर 1 न्यूटन हो तो ऐसे फोर्स को 1 SI यूनिट मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। और ये 1 SI यूनिट मैग्नेटिक फोर्स का जो यूनिट है उसे टेस्ला बोला जाता है। यानी कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू होगा 1 न्यूटन अपॉन कूलम मीटर और सेकंड यहाँ आ जाएगा। यानी कि टेस्ला इज इक्वल टू होगा न्यूटन सेकंड अपॉन कूलम मीटर। ये न्यूटन सेकंड अपॉन कूलम मीटर को टेस्ला कहा जाता है। लेकिन ये टेस्ला है निकोला टेस्ला की याद में ये यूनिट लिया गया है MKS यूनिट। लेकिन ये टेस्ला यूनिट बहुत बड़ा है इसलिए ज़्यादातर गाउस का यूज किया जाता है। और 1 गाउस ये CGS यूनिट है। 1 गाउस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो ये अप्रोक्स 10⁻⁵ टेस्ला के ऑर्डर में होता है। हमने प्रीवियस सेक्शन में मूविंग चार्ज पर लगने वाले फोर्स के बारे में बात की, लेकिन अब हम ये फॉर्मूला को एक्सटेंड करते हैं और कोई एक मूविंग चार्ज पर नहीं लेकिन करंट कैरिंग वायर पर लगने वाले फोर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मान लो कि कोई एक करंट कैरिंग वायर है और उनमें से करंट I फ्लो हो रहा है और ये वायर का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और उनकी लेंथ L है। तो हम जानते हैं कि मोस्टली वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं यानी कि चार्ज फ्लो होते हैं। ये जो चार्ज फ्लो होते हैं उनका चार्ज को हम Q बोल देते हैं। और ये चार्ज का नंबर पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि नंबर डेंसिटी मान लो कि स्मॉल n है। स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन V। कैपिटल N मीन्स टोटल नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम जानते हैं नंबर डेंसिटी स्मॉल n बोला जाता है। यानी कि स्मॉल n इज इक्वल टू टोटल नंबर अपॉन वॉल्यूम। यानी कि नंबर डेंसिटी n है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो हमारा वायर है ये वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है और उसकी लेंथ L है तो उसका वॉल्यूम होगा A इंटू L। यानी कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज ये तो यूनिट वॉल्यूम पर जो नंबर ऑफ चार्ज है वो है, लेकिन हमारा वॉल्यूम तो है A इंटू L। यानी कि हमारे वायर में से जो टोटल चार्ज कैरियर मोस्टली इलेक्ट्रॉन ही समझ लो, ये टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है हमारे वायर में से यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया A और लेंथ L, उसमें से जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है वो है NaL और जो टोटल चार्ज फ्लो हो रहा है वो होगा NaL इंटू Q। हम यहाँ मान लेते हैं कि ये चार्ज Q है यानी कि मोस्टली इलेक्ट्रॉन ही होगा यानी कि -E होगा, लेकिन हम यहाँ Q मान लेते हैं। यानी कि हमारा जो टोटल चार्ज फ्लो हो रहा है वो है NaLQ। और हमने प्रीवियस चैप्टर में ही डिस्कस किया था कि ये चार्ज की ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd होती है। और अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B हो तो ऐसे केस में ये मैग्नेटिक फोर्स जो करंट कैरिंग वायर पर लगता है ये मैग्नेटिक फोर्स Fm जो वेक्टर होता है वो दिया जाएगा चार्ज। यहाँ हमारा चार्ज है NaLQ इंटू Vd क्रॉस B से ये फोर्स दिया जाएगा। और हम जानते हैं कि ये NQVD तो हमारी करंट डेंसिटी है, हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था। ये करंट डेंसिटी यानी कि उसको भी वेक्टर से डिनोट किया जाता है यानी कि वेक्टर J। ये करंट डेंसिटी है इसलिए मैं मैग्नेटिक फोर्स को ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैग्नेटिक फोर्स Fm इज इक्वल टू ये करंट डेंसिटी है यानी कि JA इंटू L
क्रॉस बी। और हम जानते हैं कि अगर करंट डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई किया जाए, हम करंट डेंसिटी की डेफिनेशन जानते हैं, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, यानी कि जे इंटू ए यानी करंट होगा, यानी कि जे इंटू ए हमारा करंट है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स एफ एम इज इक्वल टू होगा करंट आई एल क्रॉस बी। और यहाँ हम जानते हैं कि करंट स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि करंट को कोई डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन करंट जो डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन के वेक्टर की साइन में ये लेंथ को असाइन कर देता हूँ, यानी कि ये हमारा वेक्टर बन जाएगा और उनकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में ही होगी, यानी कि फाइनली हमें मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू मिलेगा आई एल क्रॉस बी। और यहाँ जो एल है उनकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में है और बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि किसी एक्सटर्नल सोर्स से जो जनरेट हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ वायर में जो करंट आई फ्लो हो रहा है उनका भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन उसको हम निग्लिजिबल मान लेते हैं, यानी कि ये 20 जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा। और यहाँ हमने जो एज्यूम किया ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला वायर लिया, ये स्ट्रेट वायर के लिए ये फॉर्मूला सही है, लेकिन अगर हमारा वायर किसी भी शेप वाला हो तो ऐसे केस में हमें ये जो सभी लेंथ एलिमेंट हो गए उनके समेशन करना पड़ेगा, यानी कि टोटल मैग्नेटिक फोर्स दिया जाएगा आई, ये वायर